नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर एम्बेडेड हार्डवेयर। एम्बेडेड हार्डवेयर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर होता है जो कि एक सिंगल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर होता है। ठीक है, मतलब एक हार्डवेयर रहेगा जो कि एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर रहेगा और ये एम्बेडेड हार्डवेयर तुम्हारे एम्बेडेड सिस्टम का एक पार्ट रहेगा। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में मदद करेगा। ठीक है, इसके अंदर 5 मॉड्यूल्स होते हैं। इस हार्डवेयर के अंदर क्या होते हैं? 5 मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोसेसर, सेकंड मेमोरी, थर्ड इनपुट डिवाइसेस, फोर्थ आउटपुट डिवाइसेस एंड फिफ्थ इज योर बस कंट्रोलर्स। ठीक है, तो एम्बेडेड हार्डवेयर क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है जो कि तुम्हारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर रिलाई करता है। इसके तरफ 5 मॉड्यूल्स है: प्रोसेसर, मेमोरी, आईपी डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड बस कंट्रोलर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर आता है। नाउ लेट्स गो विद दिस डायग्राम। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या होता है? ये एक तुम्हारी हार्डवेयर डायग्राम की डायग्राम है, हार्डवेयर एम्बेडेड हार्डवेयर की डायग्राम है। तो इसके अंदर ये हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर है। इसका काम क्या होता है? ये तुम्हारे हार्डवेयर को एक रिसोर्स, फंडामेंटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या होता है? तुम्हारे एम्बेडेड हार्डवेयर का एक फंडामेंटल रिसोर्स होता है। ठीक है, ये कंपोनेंट चूज करता है कि कौन से कंपोनेंट को काम क्या करना है। जो पर्टिकुलर कंपोनेंट डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब किस काम के लिए, किस रिक्वायरमेंट के लिए, किस स्पेसिफिकेशन के लिए कौन सा जो कंपोनेंट है वो चूज करना है, वो काम करता है तुम्हारा हार्डवेयर लेयर, जिसको हम हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्शन लेयर कहते हैं। अब दूसरी डायग्राम देखो, डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ड, यानी कि डाटा आता है एक्सटर्नल वर्ड से, यानी कि यूजर कोई भी डाटा देता है तो वो जाता है एज ए इनपुट, वो जाता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, वो जाता है मेमोरी के अंदर, फिर मेमोरी के अंदर से उस डाटा को भेजा जाता है कोर प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के अंदर। सीपीयू उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो जाता है आउटपुट के अंदर। और ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं इनको हैंडल करने का काम कौन करेगा? तुम्हारा हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर। ठीक है, वो क्या है? फंडामेंटल रिसोर्स है और पर्टिकुलर कंपोनेंट को चूज करता है डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया। नाउ एम्बेडेड हार्डवेयर में फर्स्ट आता है तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर, जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले आगे, तो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ रहा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑन चिप, वो भी बहुत डिटेल में जाना है हमें इसके अंदर भी। तो ये दोनों जो टॉपिक्स है इसके अंदर हमें बहुत डीप में जाना है, इसलिए हम आगे देंगे। नेक्स्ट है तुम्हारा एएसआईसी प्रोसेसर। एएसआईसी प्रोसेसर मतलब होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन यानी कि पर्टिकुलर काम करने के लिए तुम्हारा बनाया गया है। ठीक है, ये एक सिंगल कंपनी ने क्रिएट किया है, मतलब एक सिंगल प्राइवेट कंपनी ने इसको क्रिएट किया है। इसकी वजह से इसको कोई बना नहीं सकता अदर पर्सन। उसका जो कॉपीराइट है, यानी कि जो तुम्हारा एएसआईसी प्रोसेसर है उसका जो कॉपीराइट है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक सिंगल कंपनी बनाती है, सिर्फ वही सिंगल कंपनी बनाती है, तो उसका जो कॉपीराइट है वो उसके पास है। ठीक है, और ये जो क्या एएसआईसी होता है यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बहुत कम कंजप्शन लेता है पावर की, इतना ही है इसके अंदर। अगर ऐसे पूछा एम्बेडेड हार्डवेयर तो उसके अंदर तुम्हें एग्जांपल्स के अंदर लिखना है माइक्रो कंट्रोलर, एएसआईसी प्रोसेसर, एसओसी यानी कि सिंगल सर्किट ऑन चिप, सिस्टम ऑन चिप। उसके बाद होता है तुम्हारा डीएसपी प्रोसेसर। डीएसपी प्रोसेसर नॉर्मली ऑडियो और वीडियो के ऊपर काम करने के लिए या फिर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है? जो तुम्हारा वीडियो है उससे या फिर ऑडियो है उससे नॉइज रिमूवल करता है, या फिर जो सिग्नल क्वालिटी होती है तुम्हारे वीडियो ऑडियो की वो बढ़ाने के काम करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डीवीडी प्लेयर या फिर म्यूजिक प्लेयर। और एक बात तुम्हें याद रखनी है कि तुम्हारे एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं, ताकि तुम कंप्यूटेशन कर सको, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वाला कंप्यूटेशन कर सको। ठीक है, सो दैट इज योर एम्बेडेड हार्डवेयर। उसके अंदर होता है माइक्रो कंट्रोलर, उसके बाद सिस्टम ऑन चिप, वो मैंने तुम्हें बोला कि सिस्टम ऑन चिप और माइक्रो कंट्रोलर में बहुत अच्छे से आगे डिटेल में जाऊँगा। एएसआईसी प्रोसेसर का होता है एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, वो सिंगल कंपनी ने बनाया इसलिए उसका जो कॉपीराइट है वो उसी के पास है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला जो उसका टॉपिक था वो था तुम्हारा डीएसपी प्रोसेसर, जो कि ऑडियो वीडियो के ऊपर काम करता है, नॉइज रिमूवल करता है, इंप्रूव करता है सिग्नल क्वालिटी को, और म्यूजिक प्लेयर और गेमिंग कंसोल्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस, तो बहुत ईजी चीज़ है इनपुट डिवाइसेस। वो क्या लेगा? इनपुट लेगा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, और उसके एग्जांपल से सेंसर्स, स्विचेस, फोटो डायोड, आउट कपलर, ये क्या तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, देखिए वो क्या करते हैं? यूज़र से क्या करते हैं? सिग्नल लेते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, वेरी इजी चीज़, इंडिकेशंस और रिजल्ट दैट ऑक्यूर ड्यू टू इनपुट डिवाइस, मतलब वो क्या करता है? जो आउटपुट है वो सेंड करने का काम करता है। उसके एग्जांपल है एलसीडी, टच स्क्रीन, एलईडी, मोटर से एग्जांपल आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल लिख सकते हो। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद बस कंट्रोलर हमने माइक्रोप्रोसेसर के अंदर देखा था कि उसके अंदर एक एड्रेस बस होती है और एक डाटा बस होती है। वही एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी 2 बस कंट्रोलर्स होती है। वो क्या करते हैं? डाटा ट्रांसफर में मदद करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर डाटा ट्रांसफर में मदद करते हैं। एड्रेस बस क्या करता है? एड्रेस किस एड्रेस पे स्टोर करना है वो करता है। डाटा बस क्या करता है? कहाँ पे कौन सा डाटा ट्रांसफर करना है वो करता है। और इसके एग्जांपल्स होते हैं सीरियल बसेस, RS-232, यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब कि वो तुम्हारे डाटा बस और एड्रेस बस। ठीक है, वो तुम्हारे बस कंट्रोलर्स होते हैं। उसके बाद मेमोरी क्या होता है? वो तुम्हारे हार्ड डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए होता है। उसके अंदर बहुत सारे SD कार्ड होते हैं, ROM, EEPROM, मतलब सिर्फ ROM लिख सकते हो तो ROM होता है उसके अंदर। उसके अंदर 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी और एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब RAM, यानी कि जो परमानेंट नहीं है, और एक परमानेंट होती है वो तुम्हारी
क्या होती है वो परमानेंट वाली होती है रोम। उसके बाद एक और होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम, यानी कि हम डायनामिकली उस रैम को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तुम तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर रैम इंस्टॉल भी कर सकते हो तो वो होगी डायनामिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब ये तो तुम डाल ही सकते हो ना, ये तुम्हारा एम्बेडेड हार्डवेयर के अंदर ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, ये जो उसके कंपोनेंट्स है वो तुम डाल सकते हो, माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम प्रोसेसर डीएसपी प्रोसेसर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बस कंट्रोलर्स मेमोरी, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ये इसेंशियल बिल्ड ब्लॉक होते हैं। ये क्या होंगे? सॉफ्टवेयर होंगे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि तुम्हारे एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और ठीक है उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। वो एज अ डिवाइस ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एयर हैंडलिंग, डिबगिंग सॉफ्टवेयर इसके अंदर मदद करते हैं। नाउ हम उसकी ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। नाउ इस डायग्राम के अंदर ऊपर क्या था? तुम्हारा हार्डवेयर लेयर था, बट हार्डवेयर लेयर के ऊपर की यहाँ पे क्या आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कोई भी इनपुट आएगा वो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे जो तुम्हारा यूजर है वो बोलेगा कि तू ये ऑपरेशन परफॉर्म कर, वो फिर जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, फिर वो जाएगा इनपुट के पास, फिर मेमोरी के अंदर, मेमोरी से वो कोर प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट में जाएगा, फिर आउटपुट से वो जाएगा हार्डवेयर लेयर के पास, हार्डवेयर से जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर से जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पास। बस वही है जो मैंने स्पॉस में पढ़ाया है, वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वही चीज़ें हर जगह पे रिपीट होने वाली है इस सेमिस्टर के अंदर, ठीक है। सो दैट इज योर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। मतलब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है इन योर एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। नाउ डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? तुम्हारे हार्डवेयर को और ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को और हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे सिस्टम के अंदर डिवाइस ड्राइवर नहीं हुए तो सीपीयू किसी भी काम को नहीं कर सकता। तुम्हें डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, डाउनलोड भी करना पड़ता है। तुम्हें कभी एक मैसेज आया है क्या तुम्हारे विंडोज़ के अंदर? अपडेट डिवाइस ड्राइवर्स, ये एक नोटिफिकेशन आती है हमेशा तुम्हारे विंडोज़ के अंदर। तो अगर डिवाइस ड्राइवर्स नहीं हुए तो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। विदाउट डिवाइस ड्राइवर सीपीयू डजंट नो अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब तक तुम्हारे सिस्टम के अंदर डिवाइस ड्राइवर्स डाउनलोड नहीं है तब तक सीपीयू को पता ही नहीं चलता कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। उसके बाद ये जो तुम्हारा डिवाइस ड्राइवर्स है वो डिफरेंट पेरिफेरल्स के साथ बात करने में मदद करता है। पेरिफेरल्स मतलब ये तुम्हारे I2C, SPI, ठीक है, यूरैट, USB, कैन, GPIO एक्सेट्रा। तो ये क्या करता है? तुम्हारे हाउ टू टॉक विद पेरिफेरल्स, यानी कि जितने भी पेरिफेरल्स है उनके साथ मदद करने में और माइक्रो कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। और ये कभी कभी ना डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है? डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है तुम्हारा डिवाइस ड्राइवर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम तो तुम्हें पता है वो क्या करती है? मेमोरी मैनेज करती है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करती है एक्सेट्रा। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है, जैसे कि RTOs, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके एग्जाम्पल से RT लिनक्स याद रखना, ठीक है। बाकी ये यूओस, स्टैंड अलोन, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स होती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होती है। बट RT लिनक्स ये थोड़ा सा तुम्हें ईजी जाएगा याद रखने के लिए, तो RT लिनक्स उसका एग्जांपल लिख देना। और ऑपरेटिंग सिस्टम वही होती है जो तुमने सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। जो क्या करते हैं? तुम्हारे एंटायर जो तुम्हारा कंप्यूटर है उसको मैनेज करती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने अंदर जगह देती है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करती है? मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करती है, उसके बाद यूजर इंटरफेस को हार्डवेयर के साथ, सिस्टम कॉल्स के साथ, सिस्टम कर्नल के साथ कनेक्ट करती है। तो वो तुम स्पॉस का इधर छाप दोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ नहीं है। बट अगर उन्होंने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा तो हम आगे बढ़ते कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। अब देखो ये एक मोर चीज़ कि तुम्हारी टॉप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी है, यानी कि कौन सा लैंग्वेज के अंदर तुम एम्बेडेशन करते हो, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हो। तो मोस्टली तीन ही लैंग्वेज होती है, C++ और माइक्रो पाइथन, ठीक है। C++ और माइक्रो पाइथन। अब देखो जो C लैंग्वेज थी वो डेनिस रिटेश ने फाउंड की थी। एम्बेडेड C मोस्टली यूज लैंग्वेज है, ये परफॉर्मेंस वाइज बेटर है, इजी टू यूज है, मोर रिलायबल है, डायरेक्टली इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करती है। पोर्टेबल है, कंपैटिबल है विद हार्डवेयर, मतलब वो क्या करती है? सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करिए, हार्डवेयर के साथ पोर्टेबल है, कंपैटिबल है, ठीक है। उसके बाद लेस ओवरहेड एंड बेटर कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी इसके अंदर जो हेड लेस ओवरहेड है और बेटर कोड ऑप्टिमाइजेशन पर मिल जाता है, जो कि लिनक्स और विंडोज के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। कौन सी? तुम्हारी C एम्बेडेड C, ठीक है। एक मिनट फिर से ऊपर चला गया, सॉरी। एम्बेडेड C हो गया, उसके बाद एम्बेडेड C++ होती है, ठीक है। एम्बेडेड C++ भी होती है, ठीक है। देखो एम्बेडेड C+ क्या होती है? सिक्योरिटी वाइज बेटर होती है C लैंग्वेज से, मस्ट क्लोज टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जो भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होती है वो बहुत ईजी होती है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये बहुत ईजी है, 3D इमेजिंग और ग्राफिकल एप्लीकेशन के लिए भी बहुत मदद करती है। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट होती है उसको भी यहाँ पे घुसाड़ सकते हैं। और लास्ट वाला होता है तुम्हारा माइक्रो पाइथन, ये कि ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये ह्यूमन रीडेबल और ईजी टू यूज़ होती है। एक्चुअली वो पाइथन भी बकवासी लैंग्वेज है, थोड़ी सी हार्ड ही है, बट फिर भी
उसको कहते हैं ह्यूमन रीडेबल, तो है ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग एपीआई जिसके अंदर होता है, जो कि जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन एंड एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। सुटेबल होती है डेवलपर्स के लिए जो कि लो लेवल हार्डवेयर डेटा के अंदर नहीं घुसना चाहते हैं, जिनको ऊपर ऊपर से करना है वो ऊपर ऊपर से माइक्रो पाइथन के अंदर घुस के कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस के अंदर मदद करता है, मशीन लर्निंग के अंदर भी मदद करता है, ठीक है। हार्डवेयर को डिबग करने में भी ये मदद कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज योर बेटर एप्लीकेशन। बट अगर तुम्हें अभी रिसेंट करना है तो पाइथन में ही करते सी प्लस से ज़्यादा, ठीक है। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जो तुम्हारा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर से ऊपर चला गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। नाउ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल फर्स्ट होता है उसके अंदर अंडरस्टैंड करना है रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अभी सॉफ्टवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, इसके अंदर हम जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसको फिल करना चाहते हैं बाय गिविंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। उसके लिए हमें एक साइकिल के थ्रू जाना पड़ता है जिसके अंदर हम एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके अंदर स्टेप 1 होती है जो अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, किसकी रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करनी है, ऑब्वियस सी बात है एंड यूज़र की एंड कस्टमर की, ठीक है। उसके बाद एग्जामाइन, यानी कि कौन से कंपोनेंट्स लगेंगे तुम्हारे सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, वो तुम्हें जानना है। उसके बाद डिज़ाइन, ये सबसे क्रिटिकल फेज होता है क्योंकि यहाँ पे डेवलपर को एक एम्बेडेड उसका सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ता है जिसके अंदर हार्डवेयर और दोनों होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर डेवलपर सीधे वहाँ पे प्रोटोटाइप क्रिएट करता है बाय यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और डायरेक्टली कोड करेगा सॉफ्टवेयर का और उसको कनेक्ट करेगा तुम्हारे हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होता है टेस्ट, सॉरी यार, टेस्ट के अंदर क्या होता है, टेस्ट के अंदर वही होता है जो तुम सॉफ्टवेयर, एक मिनट सॉरी, जो तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर टेस्ट के अंदर क्या करते थे वही करते हैं यहाँ पे, यानी कि हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा प्रोटोटाइप तुमने क्रिएट किया डेवलपर ने, वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं उसको चेक करते हैं। उसके बाद डिप्लॉय करते हैं मतलब क्या करते हैं रियल लाइफ इन्वायरमेंट के अंदर डाल देते हैं और उसका एक प्रिंसिपल होता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट टेक्निक। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट टेक्निक होता है उसके थ्रू हम वैलिडेट करते हैं कि हाँ भाई ये तो सही बना है, ठीक है, बट इट मे नॉट बी डिलीवेबल, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट एंड अपग्रेड, वही मेंटेनेंस करना है यार, डिपेंडिंग ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट, सपोर्ट और अपग्रेड करो उसको, न्यू फीचर्स उसके अंदर ऐड करते जाओ। ये तुम्हारे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, सीधे वो तुम्हारी प्रीवियस वाली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वही है यहाँ पे। अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, एग्जामाइन, यानी कि कंपोनेंट्स को ढूंढो, डिजाइन करो, यानी कि जो डिजाइन है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का डिजाइन करो, डेवलप मतलब सीधे कोड करो और एक्चुअली प्रोटोटाइप क्रिएट करो उसका बाय यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद टेस्ट करो, टेस्ट करोगे उसका, ठीक है। एग्जामाइन करना है कि वो जो चल रहा है कि नहीं अच्छे से। उसके बाद स्टेप डिप्लॉय करना है तो तुम्हें चेक करना है रियल लाइफ इन्वायरमेंट के अंदर और प्रूव रियल लाइफ इन्वायरमेंट के अंदर डालना है और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के थ्रू चेक करना है, ठीक है। मतलब क्या तुम्हारा वैलिडेट किया जाता है उससे डाटा। उसके बाद सपोर्ट एंड अपग्रेड, डिपेंडिंग ऑन यूजर रिक्वायरमेंट हमें सपोर्ट करना है, अपग्रेड करना है, नए नए फीचर्स उसके अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। अब हो गया तुम्हारा मेन टॉपिक। अब हम आते हैं जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, यानी कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद हम देखेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। जनरल पर्पस सिस्टम होती है तुम्हारी विंडोज़ लिनक्स, जिसका काम क्या होता है, जिसके अंदर हम ये एक मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट्स होती है, यानी कि जिसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को रन कर सकते हैं। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया जाता है एट 32 बिट एंड 64 बिट को यूज़ करके। हम यहाँ पे क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं लाइक ऐड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्ड नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं करता आउटसाइड एनालॉग वर्ड, यानी कि जो भी एनालॉग वर्ड होएगा उसको छोड़ के ये किसी के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसकी हाई कॉस्ट होती है ड्यू टू मेमोरी रैम रोम अवेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हाई कॉस्ट रहेगी क्योंकि उसके अंदर हाई मेमोरी है। नॉट रियल टाइम, इधर यहाँ पे रियल टाइम में यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, नॉट रियल टाइम। एंड रिएक्टिव इन हार्श इन्वायरमेंट, यानी कि ये बहुत रिएक्टिव है हार्श इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कितना भी उसके अंदर लोड हो वो अच्छे से काम करेगी, ठीक है। उसके बाद पावर कंजप्शन और जो उसका साइज़ है उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है पावर कंजप्शन और साइज़ का। और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, दैट इज योर विंडोज लिनक्स मैक ओएस, ये तुम्हारे जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद आरटीओस, अभी हम मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। जनरल पर्पस सिस्टम तो तुम स्पॉस की थ्योरी भी इधर लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला घंटा। हम सीधे यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या, जो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर जो टास्क है वो विथ इन द टाइम पूरा होना चाहिए, विथ इन गिवन टाइम तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है उसका काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये कंट्रोल करने में काम करता है, ठीक है। अभी हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्टली ये इसका काम क्या होता है, मतलब इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो भी काम इसे दिया है वो विथ इन गिवन टाइम के अंदर होना चाहिए। इसके बाद ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, जो तुम्हारी जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो उसको स्पेस देता है बट कंट्रोल नहीं करता, कंट्रोल उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करती है, ठीक है। उसके बाद जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, उसको मैनेज करने का काम तुम्हारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। होस्ट एप्लीकेशंस रनिंग ऑन पीसी, यानी कि जितने भी तुम्हारे होस्ट एप्लीकेशंस है जो कि पीसी के ऊपर रन हो रहा है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होस्ट किए जाते हैं, ठीक है, मतलब उसके थ्रू उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तुम्हारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर से एक बार समझो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। इट इज़ अ फिनिश टास्क इन अ गिवन टाइम के अंदर ये टास्क को खत्म करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा, डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करेगा, होस्ट एप्लीकेशन मतलब जो भी एप्लीकेशन हो रहे हैं तुम्हारे पीसी के अंदर रन उसको होस्टिंग करने का काम करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका रियल टाइम सिस्टम, उसी का सब टॉपिक है रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम्स ऐसी सिस्टम्स होती है जो कि गारंटेड
रिस्पॉन्स देती इन अ गिवन टाइम, गारंटेड रिस्पॉन्स देगी उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ठीक है। मतलब क्या करती है वो जो टाइम है उसके अंदर रिस्पॉन्स देगी ही देगी। रिस्पॉन्स शुड बी जनरेटेड गारंटेड विद स्पेसिफिक टाइम कंस्टेंट और सिस्टम शुड मीट द स्पेसिफाइड डेडलाइन, यानी कि एक स्पेसिफिक डेडलाइन होगी, उसके अंदर अंदर उसको जो नोटिफिकेशन है वो देना ही पड़ेगा। जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से मतलब क्या, देखो अगर एक फ्लाइट लेट होगी, दोनों फ्लाइट एक दूसरे के साथ आ जाए तो ठीक हो, क्या बड़ा सा मेजर एक्सीडेंट्स होता है। इसलिए जो फ्लाइट कंट्रोल वाला जो होता है सेंटर वहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर, उनको बहुत अच्छे से सारी फ्लाइट्स को मैनेज करना पड़ता है। उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम के अंदर क्या होता है, वो जो डेडलाइन है वो मिस नहीं होनी चाहिए, वो मिस हो ही नहीं सकती, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो तुम्हारा फ्लाइट है, अगर फ्लाइट कंट्रोल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो दो फ्लाइट का एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसके अंदर कोई भी डेडलाइन मिस नहीं हो सकती, ठीक है। मिसिंग डेडलाइन कैन कॉज डिस्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेस, मानी कि गंदे, मतलब गंदे नहीं, डिस्ट्रॉयस मतलब डिस्ट्रेस, जिसके अंदर डिजास्टर हो सकते हैं, ऐसे कॉन्सिक्वेंस इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। यूजफुलनेस ऑफ रिजल्ट और प्रोड्यूस बाय हार्ड डिक्रीज अर्बनली, मतलब देखो अगर कुछ भी लेट हो गया है ना, मतलब लेट हो गया तुम्हारा रिस्पॉन्स देने में, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। सो वो यूज़ किया जाता है तुम्हारे फाइल कंट्रोलर सिस्टम में, फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम के अंदर। उसके बाद होता है रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है सॉफ्ट वाला, यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि थोड़ा फार लेट हो गया तो चल जाता है, ठीक है। मतलब मिस कर सकता है ओकेजनली, कभी कभी वो क्या कर सकता है, तुम्हारी जो है उसको मिस कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बस का टाइम मिसिंग हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। और इसके कोई नो डिस्ट्रेसियस कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, मतलब कि अगर जो बस कंट्रोलर है, बस स्टैंड पे जाओ, बस स्टैंड पे, ठीक है, और बस स्टैंड पे जाके एक आधी बस लेट हो गई और उसको अच्छे से कंट्रोल करते भी नहीं, एक्चुअली उसको कंट्रोल ही नहीं करते बस स्टैंड्स के ऊपर, बट फिर भी अगर उसको कंट्रोल करने की बात भी आ गई और थोड़ा सा कुछ हो गया तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं आएगा, तुरंत क्या एक्सीडेंट नहीं हो जाता क्योंकि वो रोड पे है। बट अगर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के अंदर ऐसे बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज मतलब अगर सॉफ्ट रियल टाइम के अंदर थोड़ा सा लेट भी हो गया तो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसका यूजफुलनेस ज़्यादा कम नहीं होगा, रहेगा, यूजफुलनेस रहेगा उसका, ठीक है। उसके बाद बट अगर बहुत बहुत अगर तुम बहुत ही लेट करोगे, एक बस अगर तुम्हारी 6 साल बाद आ गई तो ऑब्वियस सी बात है वो तो यूजफुल नहीं, वो तो थूकना चाहिए उसके ऊपर, तो दैट इज़ योर सॉफ्ट रियल टाइम। उसके अंदर टर्म्स रिलेटेड टू रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम के अंदर कौन सी टर्म होती है। पहली बात तो जॉब होती है, जॉब मतलब वर्क असाइन टू द प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर को हमने कोई वर्क असाइन किया है तो उसको हम कहेंगे जॉब, ठीक है। मतलब लेट से जॉब एक पर्सन है और उसको हमने एक काम दे दिया तो वो होता है जॉब, जॉब मतलब जॉब सीधे लिटरली जॉब। उसके बाद टास्क, टास्क होता है सेट ऑफ जॉब्स, टास्क क्या होता है, सेट ऑफ जॉब्स, ठीक है, जिसके थ्रू एक सिस्टम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर किसी की जॉब है, जॉब के अंदर उसको ये 4 काम करने हैं, यानी कि वो उसके हो गए 4 टास्क। उसके बाद रिलीज टाइम ऑफ जॉब, यानी कि जॉब जब एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो वो होती है रिलीज टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम मतलब जॉब जब रिलीज एग्जीक्यूट हो रही होगी तब, यानी कि ऐसा टाइम जब तुम्हारा जॉब है उसका एग्जीक्यूशन समझ खत्म होने वाला हो तब। उसके बाद डेडलाइन ऑफ जॉब, डेडलाइन ऑफ जॉब मतलब क्या, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जॉब होनी चाहिए, वो टाइम उसको हम कहते हैं डेडलाइन जॉब। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम ऑफ जॉब, यानी कि रिलीज टाइम से लेके एग्जीक्यूशन टाइम तक तुम्हारा जॉब का कितना टाइम है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम ऑफ जॉब। उसके बाद होता है रिलेटिव डेडलाइन, और ठीक है, मतलब वो जो था तुम्हारा, सॉरी कौन सा था रे वो, हाँ ये जो था डेडलाइन ऑफ जॉब, उसके अंदर ही 2 टाइप होते हैं, एब्सोल्यूट डेडलाइन एंड रिलेटिव डेडलाइन। रिलेटिव डेडलाइन मतलब क्या, मैक्सिमम अलाउेबल रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो तुमने अलाउ किया है उसको हम कहते हैं रिलेटिव टाइम। और एब्सोल्यूट डेडलाइन मतलब क्या, रिलेटिव डेडलाइन प्लस रिलीज टाइम, यानी कि रिलेटिव डेडलाइन को और रिलीज टाइम को ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा रिलेटिव डेडलाइन, ठीक है। उसके बाद एक्टिव रिसोर्सेज, एक्टिव रिसोर्सेज होते हैं तुम्हारे प्रोसेसर्स जो कि कोई भी जॉब करने में मदद करते हैं। और पैसिव रिसोर्सेज होते हैं तुम्हारे, रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज रिसोर्सेज, जॉब में और मे नॉट रिक्वायर रिसोर्सेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। रिसोर्सेज क्या होते हैं, पैसिव रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि मेमोरी पैसिव रिसोर्सेज है, उसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसी कोई लॉजिक नहीं उधर, तो दैट इज योर रियल टाइम सिस्टम के रिलेटेड टर्म्स। तो ये तुम्हें याद रखने, और ये दोनों टाइप्स भी याद रखने, सॉफ्ट टाइम, रियल टाइम, हार्ड टाइम, ठीक है। अब हम आते हैं टर्म्स रिलेटेड भी हो गए। उसके बाद ये जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं, रियल टाइम टास्क और नॉन रियल टाइम टास्क के डिफरेंस के बीच में। डिफरेंस ये आता है मोस्टली, और अगर डिफरेंस नहीं आया तो भी इस चार्ट से तुम समझ सकते हो कि क्या लिखता है ना, तुम स्क्रीनशॉट मार सकते हो इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल टाइम टास्क क्या होता है, वो कि टाइम बाउंड होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो करना ही पड़ता है। बट नॉन रियल टाइम टास्क ऐसे नहीं है कि तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही करना है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है वो, और ये टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा रियल टाइम टास्क होता है वो एक क्वांटिटिव एक्सप्रेशन होता है टाइम का, वो क्या होता है, क्वांटिटिव एक्सप्रेशन होता है टाइम का। बट जो तुम्हारा नॉन रियल टाइम है वो ऐसे हम इसको फंक्शन के थ्रू नहीं दिखा सकते, ठीक है। उसके बाद इसके 2 टाइप्स होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट, इसका कोई टाइप नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो डेडलाइन है रियल टाइम टास्क की, उसके अंदर वो सेकंड्स में होती है, सेकंड्स के अंदर डेडलाइन होती है। बट जो नॉन रियल टाइम टास्क होते हैं उसकी जो डेडलाइन है वो मिनट, सेकंड और कभी कभी दिनों में भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वाइडली यूज इन कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कि ये कंप्यूटर सिस्टम्स में होता है, और ये अभी यूज़ नहीं होता, तुम्हारा जो नॉन रियल टाइम टास्क है वो अभी यूज़ होना ही बंद हो गया है, ठीक है। वो भी कंप्यूटर सिस्टम्स में ही यूज़ होता था बट अभी नहीं यूज़ होता, ठीक है। उसके अंदर ये जो रियल टाइम होता है उसके अंदर इंटरैक्टिव टास्क किए जाते हैं, और जो तुम्हारे नॉन रियल टाइम है उसके अंदर जो पुराने जॉब किए
जाते थे, ओल्ड जॉब्स थे उसको किया जाता है। उसके बाद ये कंप्यूटेड बाय रियल टाइम सिस्टम, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर बाय रियल मतलब अभी के टाइम पे जो भी सिस्टम है इसके अंदर वो यूज़ किया जाता है। और जो तुम्हारी नॉन रियल टाइम टास्क है वो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, भिड़े के ज़माने में, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट ट्रैकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये तुम्हारे एग्जाम्पल रियल टाइम सिस्टम के। और जो तुम्हारा नॉन रियल टाइम है उसके अंदर तुम लिख लो ओल्ड जीमेल प्रोसेस, ओल्ड ईमेल सर्विसेज होती थी वो वाली। तो दैट इज़ योर नॉन रियल टाइम एंड रियल टाइम टास्क के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब देखो टास्क इन रियल टाइम सिस्टम, टास्क इन रियल टाइम सिस्टम तो हमने देख लिया कि वो टाइम बाउंड होती है। उसके अंदर दो टाइप्स होती है, पीरियोडिक टास्क एंड डायनेमिक टास्क। क्या होता है पीरियोडिक टाइप एंड डायनेमिक टास्क, ठीक है। पीरियोडिक टास्क क्या होता है, जॉब रिलेटेड एट रेगुलर इंटरवल में, यानी कि एक फिक्स रेगुलर इंटरवल के अंदर तुम्हारा जॉब रिलीज होगा, मतलब एक फिक्स टाइम होगा तुम्हारे जॉब इंटरवल का। उसके बाद टास्क विच रिफर्स, मतलब देखो एक फिक्स टाइम के अंदर क्या होगा तुम्हारा जो इंटरवल है, मतलब जो जॉब है वो फिर से होते रहेगा, ठीक है। और एक फिक्स टाइम के अंदर, टाइम इंटरवल के अंदर तुम्हारा ये पूरा टास्क भी रिपीट होगा। मतलब देखो हर छोटे छोटे टाइम के अंदर एक क्या होगा, एक तुम्हारा क्या होता है जॉब रिलीज होता है, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर तुम्हारा जॉब रिलीज होगा और एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल के अंदर तुम्हारा टास्क फिर से रिपीट होगा, ठीक है। मतलब टास्क रिपीट होता है और जॉब रिलीज होता है एट द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर चार तुम्हारे टपल्स है। फर्स्ट होता है तुम्हारा फेज ऑफ टास्क, सेकंड होता है तुम्हारा पीरियड ऑफ टास्क, थर्ड होता है तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ टास्क। जो फेज ऑफ टास्क होता है वो क्या होता है तुम्हारा फर्स्ट जॉब कब रिलीज हुआ था तब, फर्स्ट जॉब जब रिलीज हुआ था उसका टाइम। उसके बाद पाए मतलब पीरियड ऑफ टास्क, यानी कि टाइम इंटरवल बिटवीन रिलीज टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। मतलब दो कंसेक्यूटिव जॉब्स के बीच में क्या टाइम हुआ था उसको हम कहते हैं पाए। उसके बाद ई आई जो कि एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ टास्क है, और डाई यानी कि रिलेटिव डेडलाइन ऑफ टास्क है, ठीक है ना। उसका एक एग्जाम्पल समझो कि तुम्हारे पास क्या है, ये एक टास्क है, यानी कि तुम्हें ये टास्क परफॉर्म करना है। तो देखो जो K1 K2 K3 ये तुम्हारे तीन फेजेस हो गए। तो देखो 0 से लेकर 3 तक एक पर्टिकुलर टास्क हुआ, फिर उसने 3+2 यानी कि 5 का प्रॉपर गैप लिया, फिर से 5+3 यानी कि 8 ऐसा दूसरा टास्क किया, फिर से 8+2 यानी कि दो का गैप लेके वो क्या कर रहा है एक एक काम करते जा रहा है। मतलब देखो एक एक जॉब वो कितने सेकंड के लिए कर रहा है, 3 सेकंड के लिए। K1 K2 K3 तीनों उसने एक एक सेकंड के लिए किया और उसके बीच में कितना टाइम इंटरवल लिया, 2 सेकंड का। तो वो हो गया तुम्हारा पीरियोडिक टास्क। उसके बाद होता है डायनेमिक टास्क। डायनेमिक टास्क मतलब उसका ऑपोजिट होगा पीरियोडिक टास्क का। क्या होगा, इवेंट ड्रिवन, मतलब जब भी कोई इवेंट अप्लाई होगा तब वो अप्लाई होता है, या फिर इरेगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल ले लो डायनेमिक टास्क का। देखो एक फेसबुक है, फेसबुक के अंदर मल्टीपल बटन्स होते हैं उसके इंटरफेस के अंदर, तो कोई भी बटन कभी भी दबा सकता है। ऐसा फिक्स्ड है क्या वो बटन तभी दबाना है, नहीं। इसके एग्जांपल समझो, चलो पीरियोडिक टाइम का एग्जांपल समझो। लेट्स से तुम्हारे कॉलेज के अंदर एग्जाम है जो करेक्टली 11 बजे और वो ऑनलाइन है, तो तुम्हें 11 बजे करेक्टली ऑनलाइन उस बटन के ऊपर प्रेस करना है, तो वो हो गया तुम्हारा पीरियोडिक रियल टाइम टास्क। बट अभी तुम्हारा फेसबुक का बटन है और तुम्हें तुम्हारी कोई फ्रेंड है या फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड है लड़का लड़की, उन दोनों में से किसी को तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी खुद से, है ना। तब उस वक्त तुम कभी भी भेज सकते हो, तुम्हें मन किया 4 बजे और उसकी याद आ गई तो तुम उसको उस वक्त भेज सकते हो। तो कभी भी हो सकता है डायनेमिकली, जब तुम्हारी मन करे, तुम्हारा इवेंट, तुम्हारे दिल का इवेंट जब जनरेट होगा तब वो तुम प्रेस करोगे। सो दैट इज योर इवेंट ड्रिवन एग्जीक्यूशन, यानी कि जब इवेंट होगा तब। इरेगुलर होगा कभी भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये लेस प्रिडिक्टेबल होता है, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कभी भी आके किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, अपीरियोडिक टास्क एंड स्पोरेडिक टास्क। अपीरियोडिक टास्क क्या होता है, कभी भी हो सकता है, कभी भी किसी के मन में कुछ भी आ सकता है, यानी कि अपीरियोडिक टास्क। उसके बाद पीरियोडिक टास्क वो कभी भी हो सकता है, अपीरियोडिक की तरह भी होता है, अपीरियोडिक की तरह ही होता है, कभी भी हो सकता है, बट बहुत कम टाइम के अंदर होता है, मिनिमम इंटरवल टाइम। वही जो मैंने तुम्हें पिछली बार एग्जांपल दिया था कि रशिया और यूएस का, मतलब देखो यहाँ पे रशिया कभी भी यूएस के ऊपर बॉम्ब फेंक सकता है, बट बहुत कम टाइम के अंदर फेंकेगा, उसको हम कहते हैं स्पोरेडिक, ठीक है। और अपीरियोडिक ट्रिगर एट एनी टाइम, यानी कि वॉर कभी भी शुरू हो सकती है, बट मिनिमम टाइम के अंदर शुरू नहीं होती, उसको शुरू करने के लिए वक्त लगता है, पूरी आर्मी को आना लगता है ना। तो वो हो गया तुम्हारा अपीरियोडिक टास्क। एंड स्पोरेडिक टास्क मतलब क्या, उसको वक्त लगेगा भाई, कि हाँ भाई तू कम से कम समय के अंदर शुरू कर, यानी कि सीधे मिसाइल डाल दे एट द एंड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टास्क इन रियल टाइम सिस्टम्स, डायनेमिक टास्क, और वो हो गए। देखो ये तुम्हारी एग्जांपल है। देखो पहले तुमने एग्जीक्यूटिव इवेंट टास्क किया, फिर आइडियल टाइम, फिर से एग्जीक्यूटिव इवेंट टास्क किया, फिर से आइडियल टाइम। देखो आइडियल टाइम के बीच में गैप कितना है, देखो कितना गैप है ना। मतलब कभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, कभी भी कुछ भी करो, दैट इज योर डायनेमिक टास्क, ठीक है। उसके बाद प्रीमेटेबल एंड नॉन प्रीमेटेबल टास्क, ये कभी नहीं आते, तो ये स्किप ही कर दो सीधे, है ना, क्योंकि वो कभी आएगा भी नहीं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हारा जो पीसी होता है, यानी कि कंप्यूटर, उसको हम एम्बेडेड सिस्टम क्यों नहीं मानते भाई। तो देखो पहली बात कि जो तुम्हारा पीसी होता है वो लार्ज एप्लीकेशन सेट होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, उसके अंदर हमें बहुत सारे कंप्यूटेशंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, वो मल्टीपल चीज़ें हम उसके अंदर करते हैं, ठीक है। बट वैसे एम्बेडेड सिस्टम के अंदर नहीं होता, वो पर्टिकुलर काम करने के लिए होता है, इसीलिए ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद लो पावर कंजर्वेशन इज गुड आइडिया, बट इट इज़ नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल इन इट्स डिजाइन, यानी कि जो तुम पीसी क्रिएट करते हो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि लो पावर कंजप्शन होना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस को देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेमोरी
मेमोरी अवेलेबल होती है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, रैम हो गई, रोम हो गई, उसके अंदर भी होती है, और मेमोरी सेकेंडरी पार्ट में भी होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, CD रोम से एक्सेट्रा, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद जो PC है वो बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड भी करना पड़ता है। द PC कैन बी एक्सेस्ड बाय इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉडेम एक्सेट्रा, यानी कि इसको हम इनपुट डिवाइसेस से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉडेम एक्सेट्रा। लाइक एनी अदर सिस्टम, PC also needs to be reliable, but since it like only to be a part of very critical system, it can afford to fail once a while। मतलब देखो ये भी नॉर्मल रिलायबल सिस्टम होती है, बट ये कभी भी फेल हो सकती है, और उसका फेल होना ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता, तुम्हारा कंप्यूटर कभी भी खराब हो सकता है। द एप्लीकेशन ऑन द PC नीड टू बी फास्ट फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बट यूजुअली देर इज नो टाइम क्रिटिकली इन्वॉल्व, यानी कि जो PC है उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो फास्ट होने चाहिए, बट ऐसा उधर कोई टाइम इंटरवल नहीं दिया होता, रियल टाइम टास्क कि हाँ भाई इतने टाइम के अंदर वो करके दो। तो इसीलिए जो तुम्हारी PC है वो क्या नहीं होता, तुम्हारा एम्बेडेड सिस्टम नहीं होता। देखो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, वो छोटा सा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर वो टास्क स्पेसिफिक होता है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ मेमोरी होती नहीं है, छोटी सी मेमोरी होती है ना। उसके बाद उसके अंदर रियल टाइम इंटरवल दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर वो काम करना है, बट PC के अंदर कुछ नहीं होता। PC के अंदर तुम्हें टाइम लेने के लिए वक्त हो सकता है, वो कभी भी खराब भी हो सकता है। PC के अंदर बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है, बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस को तुम डाउनलोड कर सकते हो, लो पावर कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं किया जाता, ये उसका मेन मुद्दा नहीं है। उसके बाद उसके अंदर लार्ज एप्लीकेशन सेट होते हैं जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट है एम्बेडेड सिस्टम के। एम्बेडेड सिस्टम इसके कंप्लीटली ऑपोजिट है, वो है सॉफ्टवेयर ही बट इसके ऑपोजिट है, तो दैट्स वाई PC और जो एम्बेडेड सिस्टम है उसके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। नाउ दैट इज योर कंपेयर जनरल पर्पज कंप्यूटर एंड एम्बेडेड सिस्टम। जनरल पर्पज कंप्यूटर और एम्बेडेड सिस्टम का यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, ठीक है। जनरल पर्पज सिस्टम के अंदर हमने माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं, और तुम्हारा जो एम्बेडेड सिस्टम है वहाँ पे हम माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। इसके अंदर लार्ज मेमोरी होती है बाय यूजिंग रैम रोम, यहाँ पे इतनी बड़ी लार्ज मेमोरी नहीं होती, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंगल मेमोरी होती है। जो तुम्हारा एम्बेडेड सिस्टम होता है उसके अंदर सिंगल मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, बट ये जो तुम्हारा ये होता है कंप्यूटर उसके अंदर दो मेमोरी होती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, तो गलत बात है ना भाई। उसके बाद और जो तुम्हारा एम्बेडेड सिस्टम है उसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं, क्योंकि स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी उसके अंदर आती है, और यहाँ पे रैम रोम वो आता है, ठीक है। उसके बाद जो जनरल पर्पस सिस्टम होता है वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है, और एम्बेडेड सिस्टम पर्टिकुलर टाइप के जो काम है उसको बनाने के लिए करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो कंप्यूटर होता है वो कॉस्टलियर होता है, बहुत पैसा लगता है उसके लिए, बट जो एम्बेडेड सिस्टम होता है वो सस्ता होता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, मल्टीपल पेरिफेरल्स होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, बट एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़े से ही डिवाइसेस होते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लगती है जनरल पर्पस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर ऑक्यूपाई लेस मेमोरी स्पेस, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, छोटी सी होती है, क्योंकि मेन काम हार्डवेयर का होता है। तो जो RTOs ऐसी या देखो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, और जो तुम्हारा जनरल पर्पस सिस्टम है उसके अंदर हम जनरल तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिनक्स यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम RT लिनक्स को यूज़ करेंगे। दैट इज़ योर बेसिक सा डिफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट मार लो, आई होप सो। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर का पार्ट है, बहुत ईजी होता है माइक्रो कंट्रोलर, वो मैं तुम्हें सेकंड वाली PDF से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेट्स से माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। माइक्रो कंट्रोलर एक कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। वो क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ये फालतू चीज़ें लिखिए, सीधा इतना लिखो कि माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, एक कॉम्पैक्ट इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को, या फिर परफॉर्म स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम्स, यानी कि स्पेसिफिक टाइप टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, उतना ही लिखो, ये जो फालतू की चीज़ें नीचे उसको छोड़ दो। उसके बाद 3 टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स उसके मल्टीपल होते हैं, बट इसके जो टाइप है माइक्रो कंट्रोलर के, वो टाइप बनाने के लिए भी 4 टाइप चूज़ किए गए, ठीक है। तो पहला तुम्हारा क्लासिफिकेशन होता है टाइप्स माइक्रो कंट्रोलर का, वो होता है उसके साइज़ के बेसिस पे। उसके अंदर होता है 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। जो 8 बिट होता है वो नॉर्मल तुम्हारे जो कैलकुलेशंस करते हैं ना, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, उसके लिए यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर 8031 और 8051 ये तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, वो भी यही करता है जो 8 बिट वाला करता है, बट वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में थोड़ा तगड़ा होता है 16 बिट वाला, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा 8096। उसके बाद 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर, ये तो सीधे लार्जर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। ऑटोमेटिकली कंट्रोल एप्लीकेशन जैसे वॉशिंग मशीन, उसके अंदर ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। या फिर मेडिकल अप्लाइंसेस, उसके अंदर 32 बिट यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी उसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी और एम्बेडेड मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर क्या होगा, तुम्हारी जो मेमोरी है, तुम्हारे क्या बोलते हैं इसकी, मशीन नहीं यार, माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी मेमोरी के तुम्हारी जो चिप होती है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर, उसके ऊपर होगी, जिसका एग्जांपल है 8031। बट जो एम्बेडेड होती है, यानी कि इंटरनल भी उसको तुम कह सकते हो, एम्बेडेड कहो या फिर इंटरनल कहो, उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो उसी चिप के अंदर प्रेजेंट होती है माइक्रो कंट्रोलर के, उसका एग्जाम्पल है 8051। उसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर भी क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके अंदर होता है CSIC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटेशन, ठीक है, या फिर कंप्यूटर। इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज़र को ना जितनी भी चीज़ें हैं या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको इंसर्ट डिलीट करने की क्या किया जाता है, परमिशन दी जाती है। और RSIC यानी कि वो क्या होता है, रिड्यूस्ड
इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, यानी कि ये क्या करता है, जो भी ऑपरेशन टाइप है तुम्हारे सीपीयू के, ऑपरेशन टाइम, टाइप नहीं टाइम, ऑपरेशन टाइम तुम्हारे कम करता है तुम्हारे सीपीयू के, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर पे भी बेस्ड होता है, एक नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है और एक हार्डवेयर आर्किटेक्चर है। नो न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा, कॉमन मेमोरी होगी डाटा और प्रोग्राम्स के लिए, कॉमन मेमोरी होगी डाटा और प्रोग्राम्स के लिए, बट जो तुम्हारा हार्डवेयर होगा उसके अंदर डाटा स्टोरेज के लिए और जो प्रोग्राम्स लिखने हैं उसके लिए अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर्स के टाइप हो गए। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का डिफरेंस क्या है, तो देखो माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, while माइक्रो प्रोसेसर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने में मदद करता है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर की जो हार्डवेयर कॉस्ट होती है वो लो होती है, बट माइक्रो प्रोसेसर की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। माइक्रो कंट्रोलर को ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं, बट माइक्रो प्रोसेसर को हम ईजिली रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए सीमॉस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और इसके अंदर इट्स पावर कंजप्शन इज हाई बिकॉज इट हैज़ नो कंट्रोल टू एंटायर सिस्टम, यानी कि देखो यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी जो पावर कंजप्शन है वो बहुत कम है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर सीपीयू, रैम, रोम, आईओ इनपुट्स, ये सब कुछ होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, बट माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, वो अलग अलग चीज़ों पे बैठा होता है उसके सिस्टम के अंदर और उसको हम कनेक्ट करते हैं बाय केबल, तो होता है माइक्रो प्रोसेसर। वो हो गया डिफरेंस। उसके बाद व्हाट डू माइक्रो कंट्रोलर डू, तो वही करता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ये तो फालतू चीज़ है, ठीक है सीधे। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर देखो ये तुम्हारी कंपोनेंट्स है। उसके अंदर होता है पहले बात है तुम्हारा सीपीयू। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू का काम होता है जो ऑपरेशन है, मेन ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना, ऑसिलेटर उसको एक ऑसिलेशन से फिर क्लॉक प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद टाइमर्स होते हैं, टाइमर्स भी उसको क्या करते हैं, टाइम प्रोवाइड करने को मदद करते हैं, डिले प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का काम क्या है पता है तुम्हें, कि इनपुट आउटपुट को एक्सेप्ट करना। उसके बाद अदर पेरिफेरल्स के अंदर होते हैं सीरियल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स मतलब टीएक्सडी, आरएक्सडी, जो कि तुम्हारे डिफरेंट जो चीज़ें हैं, जो मतलब देखो जितनी तुम्हारी डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब बाहर के डिवाइसेस, यानी कि तुमको दो डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट करने, तो अदर पेरिफेरल्स को यूज़ करोगे। रैम का काम क्या है वो तो तुम्हें पता है कि थोड़ी टाइम के लिए एक मेमोरी को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टैक जो कि से तुम्हारी सेकेंडरी की मेमोरी के थ्रू काम करेगा, और रोम तुम्हारा होता है परमानेंट मेमोरी, ठीक है। स्टैक होता है सेकेंडरी मेमोरी, हो गया तुम्हारा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हमने देखी है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर का ब्रेन होता है जिसके अंदर हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जो परमानेंट मेमोरी तुम्हारी, वो यहाँ पे सारी मेमोरी क्या होगी, स्टोर होगी। उसके बाद इंटरनल ऑसिलेटर, जो इसका काम क्या होता है, क्लॉक प्रोवाइड करना तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर को, क्या काम होता है, क्लॉक प्रोवाइड करना, ठीक है, और टाइमर सेट करना। उसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का काम क्या होता है, ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद पेरिफेरल कंट्रोलर चिप्स, यानी कि अगर हमें किसी और कंपोनेंट के साथ जुड़ना है तो उसको हम इस पेरिफेरल कंट्रोलर चिप्स के साथ जुड़ सकते हैं। अब देखो इसका एडवांटेजेस क्या होता है, ये ट्रू डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर ऑन चिप आइडिया के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद उसको कोई एक्सटर्नल जो हार्डवेयर है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लाइक मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इसको कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती रन होने के लिए। इसके बाद इनपुट आउटपुट पोर्ट्स इसके प्रोग्रामेबल होते हैं। उसके बाद जो इंटीग्रेशन होता है इसेंशियल कंपोनेंट्स का, उसके अंदर रिड्यूस कॉस्ट होता है, यानी कि इसके अंदर कम ही कॉस्ट लगता है और डिजाइन टाइम भी कम होता है। उसके बाद लेस पावर कंज्यूम करता है और बुलियन फीचर्स को भी हैंडल करने में मदद करता है। सो दैट इज योर माइक्रो कंट्रोलर। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉन फॉर कंप्यूटेशन पावर, फॉर देयर कंप्यूटेशन पावर, यानी कि कंप्यूटेशन पावर इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा स्लो है। उसके बाद अमाउंट ऑफ मेमोरी लिमिट्स, यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन को हमें खुद से लिखना पड़ता है, हाथ से लिखना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके एप्लीकेशन तो तुम फेंक सकते हो, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, मेडिकल, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन एनवायरमेंट, आईओटी डिवाइसेस एंड सिस्टम्स, फेंक दो, मतलब मन से फेंक दो, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा सिस्टम ऑन चिप एंड उट्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये नया टॉपिक है, क्यों, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को तुमने पहले ही पढ़ा है पिछले सेम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो इसकी उतनी टेंशन नहीं थी। अब हम सिस्टम ऑन चिप के ऊपर आते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक सिंगल चिप के ऊपर रहेंगे, ठीक है। क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक सिंगल चिप के ऊपर। इसके अंदर जो एक सिंगल चिप है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी ऑपरेशन है वो फास्टर होंगे, तुम्हारा जो सिस्टम है वो स्मॉलर होता है और पावर एफिशिएंट होता है। लेट्स से तुमने अगर कभी नया मोबाइल लेते वक्त कभी देखा होगा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन, उसके बाद सैमसंग का जेनोनिस, उसके बाद एप्पल का ए सीरीज़ का प्रोसेसर, तो वो प्रोसेसर क्या होते हैं, वो सिंगल ऑन चिप होते हैं। वो क्या होते हैं, सॉरी सिंगल ऑन चिप नहीं, सिस्टम ऑन चिप होता है, ठीक है। वो क्या होता है, सिस्टम ऑन चिप होता है, ठीक है ना। वाई सॉक वही तुम्हारा कि उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम स्मॉलर दिखता है, फास्टर दिखता है, ठीक है। उसके बाद पावर एफिशिएंट होता है, वही यहाँ पे लिखा है, बस बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा है, तो मैंने जो तुम्हें बोला वही लिखा है यहाँ पे, ओके। ये इसकी वजह से क्या होता है, सारे जो सिस्टम कंपोनेंट्स होते हैं वो एक सिंगल चिप के ऊपर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो स्मॉलर होता है, फास्टर काम करने पड़ता है और पावर एफिशिएंट भी कम लगता है, तो उसकी वजह से कॉस्ट भी कम लगता है। मोबाइल की कॉस्ट ज़्यादा है कि कंप्यूटर की, मोबाइल की कॉस्ट ज़्यादा है कि कंप्यूटर की, मोबाइल की कम है, सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए सॉक को यूज़ किया जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉक होते हैं, ठीक है। एक होता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड और एक होता है माइक्रो
माइक्रो कंट्रोलर के लिए, और एक होता है डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और सेकंड होता है प्रोग्रामेबल सॉक, जो कि क्या होता है, नॉट ऑल बट फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ सच सॉक आर प्रोग्रामेबल, मतलब उसके कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो प्रोग्राम उसके ऊपर हम कर सकते हैं। एक होता है डेडिकेटेड एप्लीकेशन जो यूज इन माइक्रो प्रोसेसर से, वो होता है तुम्हारा स्नैपड्रैगन, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसोसिएट्स विद द माइक्रो इज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन तुम्हें प्रोसेसर पता होगा, अगर जिसको गेमिंग के फोन्स के बारे में आइडिया है, या फिर जिसने फ़ोन लिया है, अगर तुम होशियार इंसान हो, थोड़े से एक्टिव इंसान हो, अगर तुमने कभी भी नया फ़ोन लिया है और नए फ़ोन लेते वक्त तुमने अगर देखा है कि उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, तो एक बहुत ब्रांडेड प्रोसेसर होता है स्नैपड्रैगन, उसको हम एज अ माइक्रो प्रोसेसर कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर के लिए कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्सास इंस्ट्रूमेंट CC24540, जो कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के यूज़ होता है। ये तुम्हारे एक माइक्रो कंट्रोलर का सिस्टम ऑन चिप का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एक सिस्टम ऑन चिप होगी जो कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर काम करेगी, बस, और कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। उसके बाद एडवांटेजेस क्या होते हैं, वही एडवांटेजेस लिख दो ना, सिस्टम को स्मॉलर बनाता है, फास्टर बनाता है, लेस पावर कंजप्शन है, पावर एफिशिएंट है, लेस टाइम टू मार्केट, मतलब मार्केट करने के लिए कम टाइम लगता है। जैसे कि स्नैपड्रैगन का अगर कोई बड़ा सा कोई भी फ़ोन लॉन्च होता है ना, तुम फ़ोन के ऐड देखो, उधर देखा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782 Gen 1 7, अभी 850 के भी आगे चला गया है तुम्हारा स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। उसके बाद सॉक के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उसकी हम बात करते हैं। प्रोसेसर का काम वही होता है कि स्पेशलाइज प्रोसेसिंग कोर्स आम, यानी कि देखो इसका काम क्या होगा, मेजर पार्ट ऑफ सॉक इज द प्रोसेसर एम्बेडेड इन इट एज कम्पेयर विद पीसी, दिस प्रोसेसर इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सिस्टम। यानी कि जब भी पीसी के कंपेयर हम करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल में होता है तुम्हारा प्रोसेसर, जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर या फिर सॉक के ऊपर, वो प्रोसेसर की मदद से किए जाते हैं। मेमोरी नाम ही सजेस्ट करता है, वो क्या है, मेमोरी है तुम्हारे सिस्टम के अंदर, बट यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दोनों जो रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रॉम रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों एक ही चिप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इंटरफेसेस क्या होता है, इंटरफेसेस होते हैं तुम्हारे पेरिफेरल्स, यानी कि अगर तुम्हें किसी और डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है तो तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा इंटरफेसेस। उसके बाद होता है, और इंटरफेसेस कोई पेरिफेरल कह सकते हैं, और पेरिफेरल्स कह सकते हैं, या फिर इंटरफेसेस कह सकते हैं, जो कि क्या करते हैं, अदर डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मदद करते हैं। उसके बाद सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कहेंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी हम कहते हैं, तो वो क्या करता है, तुम्हारे मैथ वाले जो फंक्शंस हो गए, ऑडियो वाले जो फंक्शंस हो गए, या फिर जो तुम्हारा डिजिटल डाटा कन्वर्जन हो गया, उसके अंदर मदद करता है। यानी कि ये क्या करता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने का काम तुम्हारा सिग्नल प्रोसेसर करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑदर्स के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्लॉक, टाइमर, वो बहुत सारे हो सकते हैं। उसका एकदम पहला एग्जांपल दे रहा है रास्पबेरी पाई 4, ठीक है। अगर तुम्हें ये डायग्राम निकालते आती है वहाँ पे तो निकाल के आओ, ठीक है, सीधे ऐसे डायग्राम निकाल के आना। देखो सॉक की कोई डायग्राम नहीं है, क्योंकि सॉक मल्टीपल डिवाइसेस से बनता है ना, तो उसकी कोई डायग्राम नहीं निकालोगे। फिर भी अगर तुम्हें इसको ऐसे कुछ भी लिख दोगे ना वहाँ पे जाके USB 2 USB 3, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, ठीक है, देख लो। उसके बाद ये सॉक एग्जाम्पल 2 आर्डिनो, ठीक है, आर्डिनो की भी डायग्राम निकाल सकते हो, जिसको मन है वो स्क्रीनशॉट निकाले और कल पेपर के अंदर इस डायग्राम को निकाल के आए, ठीक है, स्पेशली। उसके बाद हम लास्ट वाले टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सेकंड होते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर कौन से आएंगे, पावर सप्लाई, माइक्रो कंट्रोलर, मेमोरी, टाइमर, कम्युनिकेशन पोर्ट, आउटपुट, इनपुट, ये आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट क्या होता है तुम्हारा, पावर सप्लाई क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम को पावर देने का काम करता है, लाइट प्रोवाइड करने का काम करता है। जनरली 5 वोल्ट का पावर सप्लाई में प्रोवाइड करता है, ठीक है। कितने का प्रोवाइड करते हैं, 5 वोल्ट का, और उसकी रेंज हो सकती है 1.8 वोल्ट से 3.3 वोल्ट के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस मेनली यूज टू पावर अप इलेक्ट्रिकल लोड, यानी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी डिवाइस यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देखो तुम्हारे एम्बेडेड सिस्टम को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए, स्मूथली वर्क करने के लिए उसको पावर सप्लाई बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा खराब वोल्टेज वाला पावर दे दिया तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। उसके अंदर एडाप्टर होता है और बैटरी होता है। एडाप्टर और बैटरी तुम्हें तो पता होगा, देखो तुम जब लैपटॉप चार्जिंग के लिए लगते हो तो उसके अंदर एक बड़ा सा बक्सा होता है लैपटॉप के चार्जर के लिए, है ना, वो एक ऐसा बॉक्स होता है। या फिर टीवी लेते हो तो टीवी के पास भी एक एडाप्टर होता है। तो एडाप्टर और बैटरी दोनों जरूरी होते हैं पावर सप्लाई के अंदर, ठीक है, ओके। उसके बाद और जो पावर सप्लाई होते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं और इनकॉर्पोरेट भी वर्क कर सकते हैं इन योर एम्बेडेड सिस्टम, इतना याद रख लेना। उसके बाद होता है माइक्रो कंट्रोलर। अभी यार माइक्रो कंट्रोलर के बारे में और कितना पढ़े, बस वही लिख दो यहाँ पे, वही लिख दो ना, और क्या लिखना है तुम्हें। उसके बाद रोम रैम भी बहुत ईजी है, बट फिर भी मेमोरी इज एसेंशियल टू स्टोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि मेमोरी बहुत जरूरी है उधर स्टोर करने के लिए। मेमोरी को हम माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के साथ एक साथ लाते हैं। उसके अंदर दो होती है, एक रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम, और एक होती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, और जो तुम्हारी रोम होती है वो वोलेटाइल होती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल होती है तुम्हारी रोम और वोलेटाइल होती है रैम को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। जैसे कि तुम्हें वोलेटाइल लिक्विड पता है, 12th के अंदर तुमने पढ़ा था, वोलेटाइल पेट्रोल वोलेटाइल लिक्विड होता है। अगर तुमने पेट्रोल को ऐसे नीचे डाल दिया ना ज़मीन के ऊपर तो तुरंत भाप बन के उड़ जाएगा,
बट वाटर को डालोगे तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, यानी कि वाटर नॉन वोलेटाइल है और पेट्रोल वोलेटाइल है ना। मतलब रैम क्या है तुम्हारी, वोलेटाइल है, तुरंत उड़ जाती है, काम करके खत्म हो जाती है, बट रोम वोलेटाइल नहीं है, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो रोम रैम यानी कि मेमोरी। उसके बाद टाइमर्स एंड काउंटर्स, कभी कभी किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ना थोड़ा सा डिले भी लगाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है कि भाई मैं तो लेट आऊँगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, तो उस वक्त टाइमर्स को यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर इवेंट को यूज़ करने के लिए। तो इतना ही लिखो उसके अंदर, और कुछ नहीं लिखना है यार। काउंटर्स आर यूज्ड इन सच केसेस, ठीक है। मतलब इसको स्पेसिफिकली वो नहीं पूछेगा कि टाइमर एक्सप्लेन करो, काउंटर एक्सप्लेन करो, ऐसे नहीं पूछेगा। वहाँ पे वो पूछेगा कि एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर सिस्टम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, ऐसे पूछेगा वो। टाइमर, कम्युनिकेशन पोर्ट्स, वो ऐसे एक एक पर्सनल यूज़ नहीं करेगा। कम्युनिकेशन पोर्ट्स क्या यूज़ करते हैं, जब तुम तुम्हारे सिस्टम के अंदर, तुम्हारे पीसी के अंदर तुम्हें पेन ड्राइव लगाना है, तो वो तुम लगाओगे बाय यूजिंग कम्युनिकेशन पोर्ट्स, ठीक है। मतलब वो बाकी के एम्बेडेड सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूएसबी हो गया, यूरैट हो गया, यूएसबी I2PC हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। फिर क्या हो ना, कम्युनिकेशन पोर्ट्स किस किस के लिए मदद करता है, हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं पेन ड्राइव से मेमोरी के अंदर, कुछ भी लिख सकते हो कम्युनिकेशन पोर्ट्स के अंदर। उसके बाद आउटपुट इनपुट, बहुत ईजी चीज़, इसके ऊपर तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहिए। आउटपुट इनपुट के लिए कुछ उसके अंदर सेंसर्स प्रोवाइड की जाएंगे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, आउटपुट और इनपुट को ले लेंगे, बस और कुछ नहीं है। माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया जाता है आउटपुट इनपुट पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे ना सब कुछ माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर का कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के अंदर लास्ट वाला तुम्हारा है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर सेपरेटली पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारे टाइप्स है, बट वो कभी आता नहीं है जनरली, ठीक है। तो यू नीड टू डिजाइन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, मतलब तुम्हारे एम्बेडेड सिस्टम के हिसाब से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कन्वर्ट या फिर क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके अंदर पहला होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये जो तुम्हारे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस प्रिंटेड सर्किट के बोर्ड के ऊपर ही सारी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है उनकी सारी वायरिंग इसी सर्किट बोर्ड के ऊपर की जाती है, ठीक है। इसेंशियल पार्ट होता है, यानी कि वो क्या करता है, सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसको कनेक्ट करने का काम तुम्हारा पीसीबी करता है। उसके बाद रेजिस्टर्स, तुम्हें पता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। उसके बाद कैपेसिटर क्या करता है, टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस मेनली एम्प्लॉयड टू स्टोर एनर्जी, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने के लिए तुम्हारा कैपेसिटर यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर एम्प्लीफिकेशन एंड स्विचिंग पर्पसेस, एम्प्लीफिकेशन करने के लिए और स्विचिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद डायोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज होते हैं एज ए पी इंजेक्शन डायोड, जिसके हम क्या कर सकते हैं, करंट को फ्लो करने का मदद कर सकते हैं, यानी कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मदद कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे हम सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक साथ लाके इलेक्ट्रिकल सर्किट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर होता है फर्स्ट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी के अंदर हम क्या करते हैं, जो एक ऐसा सर्किट बोर्ड है जिसके ऊपर जितने भी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उनको एक साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग योर करंट फ्लो। उसके बाद कैपेसिटर क्या करता है, थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको स्टोर करने का काम करता है। ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग पर्पसेस में मदद करता है। उसके बाद डायोड्स क्या करते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर तुम्हारा जो करंट फ्लो है उसको लाने में मदद करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब काम क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने का काम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। उसके बाद एलईडी लाइट, यानी कि वो क्या करता है, लाइट इमिशन का काम करता है और लाइट तुम्हें प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद इंडक्टर्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज टू स्टोर एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसका भी काम क्या होता है, कैपेसिटर की तरह होता है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्टोर करेगा तुम्हारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के अंदर था तुम्हारा हार्डवेयर यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम के कंपोनेंट्स देखो, कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के हमने बारे में बात कर ली, ठीक है। ये हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स देखे, अब हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के अंदर कौन से होते हैं, एडिटर, कंपाइलर, असेंबलर, इम्यूलेटर, लिंकर, डिबगर। एडिटर का काम क्या होता है, जो टेक्स्ट एडिटर करता है तुम्हारा VS कोड, उसका वही काम है टेक्स्ट एडिटर का। फर्स्ट टूल यू रिक्वायर टू एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके अंदर तुम कोड लिखते हो, उसको टेक्स्ट फाइल के अंदर कन्वर्ट करते हो और फिर उसको बेच देते हो कंपाइलर को, ठीक है। जो एडिटर होता है उसके अंदर जावा, HTML, पाइथन, PHP, पास्कल एंड पर्ल, इन सबको सपोर्ट करने का होता है। टेक्स्ट एडिटर है यार, VS कोड एडिटर या फिर टर्मिनल या फिर टेक्स्ट एडिटर, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कंपाइलर, ठीक है। सेकंड क्या है, कंपाइलर। क्या कंपाइलर को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कितना एक्सप्लेन किया है मैंने तुम्हें स्पॉस के अंदर, वही लिख के आओ। कंपाइलर क्या करता है, लो लेवल मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसके अंदर एडिशनल चीज़ें ऐड करेगा जिससे तुम्हारा कोड अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा नेक्स्ट क्या है तुम्हारा असेंबलर। असेंबलर क्या करेगा, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वही जो स्पॉस में पढ़ाया है वही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इम्यूलेटर थोड़ा सा लगे, इधर याद रखो, मेन टास्क ऑफ इम्यूलेटर इज टू मेक एम्बेडेड सिस्टम एक्ट लाइक अ रियल सिस्टम इन अ सिमुलेशन एनवायरनमेंट, यानी कि इम्यूलेटर क्या करता है, तुम्हारे सिस्टम को रियल टाइम सिस्टम होने का फील प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फील प्रोवाइड करता है, ठीक है। यूजिंग इम्यूलेटर यू विल गेट एन आइडिया हाउ द कोड विल फंक्शन इन रियल टाइम, यानी कि एक जो कोड है वो रियल टाइम के अंदर कैसे काम करेगा, है ना। मतलब देखो तुमने एक हार्डवेयर है, उसको उसका कोड तो दे दिया, बट वो रियल टाइम में काम तो करना चाहिए ना वो हार्डवेयर का। लेट से वो जो कटिंग वाले मशीन्स होते हैं उसके अंदर अगर हमने सॉफ्टवेयर डाल दिया कि तो इसको काटना है, तो अगर उसने कुछ और ही काट दिया तो चलेगा क्या, नहीं। तो वहाँ पे यूज़ इम्यूलेटर होता है, तो इम्यूलेटर चेक कर लेता है कि हाँ भाई ये रियल टाइम में तुम्हारा कोड कैसे वर्क करता है, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस को इम्यूलेट या फिर सिमुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। आइडियल परफॉर्मेंस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजिंग एन इम्यूलेटर यू कैन रन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हाँ देखो, इम्यूलेटर का बेस्ट एग्जाम्पल तुम क्या कर सकते हो, विंडोज़ के अंदर मैक रन कर सकते हो, विंडोज़ के अंदर मैक,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इम्यूलेटर। उसके बाद होता है तुम्हारा लिंकर। लिंकर भी मैंने तुम्हें स्पॉस के अंदर पढ़ा है कि वो क्या करता है, मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट फाइल्स आते हैं कंपाइलर से उसको कंबाइन करता है और एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर डाल देता है। और एट द एंड डिबगर, व्हाट द डिबगर क्या होता है, डिबगर इज द टूल दैट इज टेस्टिंग फॉर डिबगिंग पर्पजेस एंड दैट इज फॉर डिबगर उसके लिए काम किया जाता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, प्रोग्रामर को स्टॉप कर सकते हैं, प्रोग्रामर उसके अंदर की एरर फाइंड कर सकता है, फिक्स कर सकता है, ये तुम्हारा डिबगर होता है, दैट इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। उसके बाद होता है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड प्रोसेसर्स। और उसके बाद वो जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड प्रोसेसर, उसके बाद तुम्हारा जो यूनिट है वो एंड हो गया। ठीक है, टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन टू इनटू द सिस्टम टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फंक्शंस, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एम्बेडेड प्रोसेस को बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है डिजाइन करने के लिए, बट इसके अंदर कुछ कंप्यूटेशनल पावर या फिर इनपुट आउटपुट कैपेसिटी लिमिटेड होती है, यानी कि इसके अंदर जो इनपुट आउटपुट है वो तुम लिमिटेड ले सकते हो, मिनिमल पावर रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जो एम्बेडेड प्रोसेसर होते हैं वो सीपीयू चिप को सीपीयू प्लेस्ड इन अ सिस्टम दैट इज हेल्प्स टू कंट्रोल, मतलब जो भी तुम्हारा सीपीयू है, मतलब एक अगर सिस्टम ऑन चिप है तो उसके अंदर एक सीपीयू होगा, उसको कंट्रोल करने का काम ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड प्रोसेसर्स करता है। ठीक है, दे जनरली डू नॉट हैव टू डू कंप्यूटेशंस टू और टू बी एक्सट्रीमली फास्ट, यानी कि उसको कंप्यूटेशन करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती और फास्ट होना ये उसका कोई ये नहीं है, मतलब कोई मतलब उसका मेन एम नहीं है। ठीक है, हेल्प टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, यानी कि एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को मदद करने के लिए ये यूज़ करता है। सीधे वही लिखना है ना यार, जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर करता है वही ये करता है, एम्बेडेड प्रोसेसर्स क्या करेंगे, जो एम्बेडेड सिस्टम परफॉर्म करता है वही करता है, वही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी चलो समझ लो। अवेलेबल इन ट्रांसपोर्टेबल डिवाइसेस जैसे कि वॉचेस हो गया, कैमरेज हो गए, उसके अंदर ये अवेलेबल होता है। ठीक है, यूटिलाइज इन परचेस इलेक्ट्रॉनिक टुगेदर विद ऑनलाइन गेम कंसोल्स, यानी कि हम जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय करते हैं तो उसी के साथ ये आ जाता है। ठीक है, आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है डीएसपी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू एम्बेडेड प्रोसेसर्स। सीधे लिखने आना है, जो एम्बेडेड सिस्टम्स करती है वही एम्बेडेड प्रोसेसर्स करता है और कुछ नहीं करता। दैट्स योर यूनिट नंबर 1। अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।